बीए द्वितीय वर्ष के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मौसम एवं जलवायु के बारे में तथा भारत में मौसम की जो दशाएं थीं उसके बारे में एवं अरब सागर के मानसून की शाखा तथा बंगाल के खाड़ी के मानसून की शाखा का अध्ययन किया या उसके बारे में जाना। अब हम बात करेंगे मौसम की उत्पत्ति के कुछ संकल्पनाओं के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तापीय संकल्पना की, अर्थात थर्मल कॉन्सेप्ट की। इस संकल्पना के अनुसार मानसून की उत्पत्ति जल एवं स्थल की विषम वितरण के कारण होता है तथा मानसूनी पवनें स्थलीय व सागरीय पवनों का ही बृहद रूप है। ग्रीष्मकाल में अधिक भूताप के कारण पृथ्वी तल पर निम्न वायुदाब केंद्र बन जाते हैं, तभी सागरों की ओर से स्थल की ओर पवनें चलती हैं, जिन्हें ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। जबकि शीतकाल में यही पवनें स्थलीय भाग के ठंडा होने के कारण पुनः सागर की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिसे शीतकालीन या लौटता हुआ मानसून कहते हैं। 21 जून को सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी चमकती हैं, जिसके कारण अधिकतम सूर्यातप प्राप्त होता है तथा एशिया में बैकाल झील तथा उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान पेशावर के पास में न्यून वायुदाब का केंद्र बन जाता है, जिसके विपरीत दक्षिणी हिंद महासागर एवं उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के समीप उच्च वायुदाब के केंद्र विकसित हो जाते हैं। अतः महासागरों में स्थित उच्च केंद्रों से स्थलीय निम्न दाब केंद्रों की ओर पवनें अग्रसर होती हैं, जो आर्द्र होने के कारण वर्षा करती हैं। इसे ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। इसके विपरीत 23 सितंबर के उपरांत जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाता है तथा 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकने लगता है, तभी एशिया में बैकाल झील तथा उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के समीप उच्च वायुदाब केंद्र बन जाता है। समीपवर्ती सागरीय भागों में निम्न दाब केंद्र बनते हैं। अतः पवनें स्थल से पुनः सागर की ओर चलती हैं। शुष्क होने के कारण वर्षा नहीं करती हैं। इन्हें शीतकालीन मानसून कहते हैं। ये हवाएं जब स्थल से सागर की ओर चलती हैं तो उन्हें स्थली समीर कहते हैं तथा जब ये हवाएं सागर से स्थल की ओर चलती हैं तो उन्हें सागरीय समीर कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगली संकल्पना की, अर्थात फ्लोन की संकल्पना की। तो प्रसिद्ध जर्मन विद्वान फ्लोन ने पारंपरिक विचारों से अलग अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। उनके अनुसार मानसून पवनों की उत्पत्ति वायुदाब एवं पवन पेटियों के स्थानांतरण से होती है। उनकी इस संकल्पना को गतिक संकल्पना या डायनामिक कॉन्सेप्ट कहा गया है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोनों गोलार्धों में व्यापारिक पवनें
उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व से आकर मिलती हैं तथा ऊपर उठती हैं, जिसके कारण यह क्षेत्र निम्न दाब का केंद्र बनता है। यहाँ पवनें मंद गति से चलती हैं, इतनी मंद गति से चलती हैं कि इनका पहचान करना मुश्किल होता है। इस क्षेत्र में चलने वाली पवनों को भूमध्य रेखीय पछुआ पवनें कहते हैं, जो भूमध्य रेखा की दोनों ओर स्थित न्यून दाब की पेटी में चलती है। इस पेटी को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र अर्थात ITCZ अर्थात इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं। यह क्षेत्र दोनों गोलार्धों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी की ओर से प्रवाहित व्यापारिक पवनों के अभिसरण को निश्चित करती हैं, जो भूमध्य रेखीय न्यून दाब की पेटी की ओर चलती हैं। इस अभिसरण क्षेत्र तथा इसके दक्षिणी विस्तार को दक्षिणी अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। अब प्रोफेसर आशी तिवारी के अनुसार ITCZ एक वाताग्र क्षेत्र ही है। इसके मध्य अक्षांशों के खिसकने के कारण ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा होती है। दोनों के मध्य न्यून दाब की डोलड्रम की पेटी अवस्थित है, जिसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र की ओर आकर जब ऊपर उठती है तो न्यून दाब का क्षेत्र बनता है। अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की अवस्थिति उत्तरायण एवं दक्षिणायन के समय बदलती रहती है, अर्थात जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो इसका विस्तार 2 डिग्री से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में होता है, तथा जब दक्षिणायन के समय सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो इसका विस्तार 8 डिग्री से 17 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। अभिसरण क्षेत्र के इस स्थानांतरण में पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में सागरीय भाग अधिक होने के कारण 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक ही इसका विस्तार हो पाता है, जबकि पूर्वी गोलार्ध में इसका स्थानांतरण 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो जाता है। मानसून पर इस अभिसरण क्षेत्र के अक्षांशीय विस्थापन का प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट की, अर्थात जेट स्ट्रीम के विचारधारा की। मानसूनी पवन प्रवाह के बारे में विगत 5 दशकों से लगातार शोध हो रहे हैं तथा नवीन विचारों का समावेश हो रहा है। इसमें जेट स्ट्रीम प्रमुख है। यह वायु का ऊपरी प्रवाह है जो उत्तरी भारत के ऊपर क्षोभ मंडल में पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाला पवन प्रवाह है। ये मध्य अक्षांशों में 7,500 से 12,000 मीटर तक की ऊंचाई में हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली पवनें हैं। इनकी चौड़ाई 100 से 500 किलोमीटर के मध्य है, लेकिन सामान्यतः इतना इनका विस्तार हमेशा नहीं मिलता है। सामान्य तौर पर ये एक पतली पट्टी के रूप में ही प्रवाहित होती है। इनकी गति 200 से 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है।
यद्यपि दूसरे विश्व युद्ध में जेट स्ट्रीम के बारे में जानकारी मिलती है। उस समय अमेरिका बमवर्षक विमानों द्वारा जापानी द्वीपों के ऊपर लगाई गई थी। वर्तमान में इनकी सहायता व्यापारिक एयरक्राफ्ट अपनी गति बढ़ाने में भी लेते हैं। पृथ्वी तल पर वायुदाब की ग्रही व्यवस्था पाई जाती है, जबकि ऊपरी वायुमंडल में 2-3 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुदाब निम्न अक्षांशों के पास कम रहता है, जबकि उच्च अक्षांशों में अधिक रहता है। इसके विपरीत वायुमंडल में ध्रुवों पर वायुदाब कम एवं निम्न अक्षांशों में अधिक रहता है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में पाई जाने वाली ऐसी वायुदाब व्यवस्था के कारण दोनों ध्रुवों अर्थात उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पर बड़े क्षेत्र में निम्न वायुदाब स्थापित हो जाता है, जिसका विस्तार भूमध्य रेखा की ओर होता है। ध्रुवों पर कम वायुदाब के कारण दोनों गोलार्धों में पवनें भूमध्य की ओर चलती हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में चलने वाली इन पवनों को जेट प्रवाह कहते हैं। इनकी दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। अब हम बात करते हैं जेट स्ट्रीम की भारतीय मानसून पर प्रभाव की। तो जेट स्ट्रीम नामक ऊपरी वायु परिसंचरण एक जगह स्थिर न रहकर पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य की किरणों के कर्क रेखा, भूमध्य रेखा व मकर रेखा पर लंबवत होने तथा सीधे चमकने पर बदलती रहती है। दूसरे शब्दों में सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन की स्थिति में प्रभावित होती हैं। सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत होता है तो उष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम की दक्षिण में स्थानांतरित हो जाती है। सामान्यतया सितंबर से अक्टूबर में ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास रहती है, जो दिसंबर में ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात दक्षिण में स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थिति मार्च से अप्रैल तक एक सी रहती है तथा सूर्य जैसे ही उत्तरायण में होता है, मई जून आते आते स्थिति मार्च अप्रैल जैसी ही हो जाती है। ये उस समय 30 डिग्री अक्षांशों में खिसक जाती है। इस प्रकार भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून काल में इनका प्रवाह नहीं होता है, वरन ये उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। इस प्रकार जेट पवनों की इस सामयिक या ऋत्विक स्थानांतरण का प्रभाव अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तरायण एवं दक्षिणायन पर पड़ता है तथा ITCZ उत्तर एवं दक्षिण में स्थानांतरण से मानसून प्रभावित होता है। शीतकाल में जेट स्ट्रीम का विस्तार भारतीय मैदान तक हो जाता है। ग्रीष्मकाल में हिमालय पर्वत एवं तिब्बत का पठार गर्म हो जाने के कारण पूर्वी जेट स्ट्रीम का उद्भव होता है। इनका दोनों
बृहद भू आकारों का विस्तार लगभग 45 लाख वर्ग किलोमीटर में है तथा औसत ऊंचाई 4000 मीटर है। इस क्षेत्र के ग्रीष्मकाल में उष्ण होने से क्षोभ मंडल के मध्य भाग में घड़ी की सुइयों की दिशा में वायु परिसंचरण विकसित हो जाता है तथा दो पवन प्रवाह चलती हैं, एक दक्षिण में जो पूर्वी जेट स्ट्रीम के रूप में प्रवाहित होती है तथा दूसरी इसके विपरीत दिशा में उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है जो मध्य एशिया में पश्चिमी जेट स्ट्रीम के रूप में चलती हैं। दूसरी ओर हिमालय पर्वत के अवरोध के कारण जेट स्ट्रीम भारतीय मैदान की ओर विस्तार भी नियंत्रित होता है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।